इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग में इस वक्त ताज़ा हालात क्या हैं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। ताज़ा हालात ही आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि कुछ लोगों को कुछ खबरें थोड़ी सी बासी लग सकती हैं। कुछ लोग कंप्लेंट करते भी हैं कि फराज भाई ये खबर तो हम सुन चुके हैं, आप अब बता रहे हो। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे, इससे ज़्यादा लेट मैं नहीं करता हूं। कोई भी खबर आ रही है इस वक्त तो 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लेट में कभी कभार हो जाता हूं, वरना मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसे ही मेरे पास अपडेट आया है फौरन उसको कलेक्ट करके आप तक पहुंचाया जाए। अब देखिए, खबर जो होती है वो एक ही जैसी होती है और एक ही तरीके से हर जगह पर बताई जाती है। कॉमेडी वीडियो हो, डांस की वीडियो हो, उसमें आप चेंज कर करके डालते रहें। उसने कुछ बनाई तो मैंने कुछ बना दी, लेकिन जो खबर होती है, जो खबर मैं बताऊंगा वही खबर किसी दूसरे को मिलेगी तो उसी तरह से वही खबर वो बताएगा। तो खबरें एक जैसी ही होती हैं, इसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। दूसरा भी रिसर्च कर रहा है, हम भी रिसर्च कर रहे हैं, बस कभी पहले दूसरा बता देता है, कभी पहले हम बता देते हैं। तो ताज़ी और बासी खबरों को लेकर थोड़ा कंप्लेंट आप लोग कम किया करें। फिलहाल अभी कुछ घंटे में जो कुछ हुआ है वही खबरें आपके सामने रखूंगा। अमेरिका ने अपने तकरीबन 3 युद्धपोत इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात किए हुए हैं। एक फारस की खाड़ी में है, दूसरा लाल सागर में यमन के किनारे है और एक कहीं गुमनाम है, पता नहीं कहां पर पड़ा हुआ है वो, उसका कोई अता पता नहीं है। फिलहाल जो यमन के किनारे खड़ा हुआ है युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, इसको अमेरिका अपना सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत बताता है। इस पर बहुत सारे विमान एक बार में खड़े होते हैं। इस विमान वाहक पोत पर भयानक आग लगी। थोड़ी आग नहीं लगी बल्कि भयानक आग लगी। आग इतनी भयानक लगी कि इसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, बुरी तरह से जल गए। अमेरिका की तरफ से बताया गया कि यह आग जो है वो लॉन्ड्री एरिया में लगी, जहां पर कपड़े धुलाई होते हैं, कपड़ों में प्रेस होती है, वहां पर यह आग लगी थी। किसी हमले से हमारे विमान वाहक पोत पर आग नहीं लगी है। लेकिन दोस्तों, लाल सागर में जब यह मौजूद है, उधर यमन के हुतीज भी एक्टिव हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं ने कुछ ना कुछ इस विमान वाहक पोत के साथ किया हो, क्योंकि उधर से भी हमले हो रहे हैं, हुतीज भी लगातार निशाना बना रहे हैं। हालांकि ईरान वाले मामले में खुलकर वो हमले करने नहीं आए हैं, लेकिन जो गाजा वाला मामला उनका पुराना चल रहा है उसके तहत वो निशाना बनाते हैं, अमेरिका के जहाजों को भी, अमेरिका के युद्धपोतों को भी। तो हो सकता है कि उन्हीं की तरफ से हमला किया गया हो जिसमें आग लगी हो। फिलहाल 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अमेरिका ने कहा कि आग को बुझा लिया गया है, खतरे की कोई बात नहीं है, विमान वाहक पोत अभी भी सही सलामत काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार जीत के दावे करते हुए पोस्ट किए जा रहे हैं। जब देखो डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट कर देते हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, हर जगह मैं जीत गया, मैंने ईरान को हरा दिया। ईरान कहां से हारा हुआ दिख रहा है? ईरान हर चीज का तो तुम्हें पलट कर जवाब दे रहा है। ये जो बार बार अपनी जीत का गुणगान कर रहे हैं, इसको लेकर ईरानी सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी ने कहा, युद्ध शुरू करना तो आसान बात है, जबकि उसे कुछ ट्वीट से खत्म नहीं किया जा सकता। हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपनी गलती मानकर उसकी कीमत नहीं चुका देते। ईरान जैसे को तैसा जवाब दे रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लिख लिख कर बता रहे हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। सही कहा है कि ट्वीट करने से जीत नहीं होती। युद्ध शुरू कर दिया है, खत्म हम करेंगे। जब तक सारी कीमत आपसे नहीं चुका लेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं आपको। आइए अब थोड़ा सा इन जनाब की बात भी कर लेते हैं। अल जुलानी साहब जब ये सीरिया के अंदर आए थे उस वक्त क्या कुछ हुआ था, सारी बातें आपको मालूम है। कैसे शिया और सुन्नी का मुद्दा उठाया गया था। फिलहाल हमने तो उसी टाइम कह दिया था, हर एक वीडियो में हमने यही कहा था कि ये बंदा, ये अल जुलानी जो लंबी सी दाढ़ी रखकर, कुछ लोगों को इनका चेहरा बहुत नूरानी नजर आ रहा था, ये इजराइल और अमेरिका का एजेंट है और अब खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है। जिस अल जुलानी को अमेरिका ने आतंकी घोषित कर दिया था, जिसके ऊपर मिलियंस डॉलर का इनाम रखा हुआ था, उसको आज डोनाल्ड ट्रंप गले लगा रहे हैं। और गले फौरन लगा लिया 2-3 महीने के बाद ही, जब ये सीरिया के अंदर आए। पूरी मदद की थी बशर अल असद को भगाने में, क्योंकि बशर अल असद ईरान के साथ था, ईरान की मदद करता था, हिजबुल्लाह की मदद करता था। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। इसकी हरकतें आपको सब मालूम है। अभी जो ताज़ा मामला चल रहा है लेबनान के बॉर्डर पर, हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह को ख़त्म करना चाहता है, जो कि वो कभी नहीं कर पाएगा। 10-12 साल हो गए हैं, हिजबुल्लाह कभी ख़त्म ही नहीं हुआ इजराइल से। भयानक हमले पहले भी किए, अब भी कर रहा है। हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के नाम पर अल जुलानी ने इजराइल की सेना का साथ दिया। इजराइल अपनी सेना को ज़मीनी स्तर पर लेबनान के अंदर उतार रहा है और सीरिया के रास्ते लेबनान के अंदर उतारना चाहता है। अल जुलानी ने इजराइल से कहा कि हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे, हमारे लड़ाके भी आपकी सेना के साथ हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए लेबनान से आपके साथ लेबनान के अंदर जाएंगे।
मेन बात यह है कि हिजबुल्लाह को लेबनान से भगाने में पूरा पूरा ये इजराइल के साथ है और इसके लड़ाके हिजबुल्लाह को भगाने के लिए इजरायली सेना का साथ भी दे रहे हैं। अब इसको खुली धमकी इराक से मिल गई है। इराकी संगठन का जिक्र अपने बयान में मुज्तबा खामनेई ने भी किया था। हिजबुल्लाह का शुक्रिया अदा किया, इराक के संगठन का, इराकी मिलिशिया का शुक्रिया अदा किया कि इराकी मिलिशिया भी जो है इराक के अंदर जितने भी बेस हैं अमेरिका के, उन पर हमले कर रही है लगातार। और इराकी संगठन गाजा वाले मामले में भी हमेशा अमेरिकी सेना के अड्डों पर हमले करते रहते थे। उस इराकी संगठन ने इस अल जुलानी को धमकी दी है कि तुमने अगर इजराइल का साथ दिया, हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने लड़ाके भेजे या अपनी जमीन का इस्तेमाल इजराइल को करने दिया, तो फिर आपकी खैर नहीं है, हम आपको निशाना बनाना शुरू कर देंगे। इराक, सीरिया, ये सब पास ही पास तो हैं। इराकी संगठन फिर इसके ऊपर भी हमले शुरू कर देगा, सीरिया के ऊपर भी हमले होंगे। इराकी संगठन की तरफ से खुली धमकी दे दी गई है कि आप इजराइल का साथ देना बंद कर दो। तो जब अपने ही गद्दार हैं तो कौन क्या ही करे। इजराइल हमेशा मुसलमानों को शिया और सुन्नी के नाम पर बांट रहा है और अभी भी आगे भी बांटने की कोशिशें कर रहा है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पूर्व प्रधानमंत्री है इजराइल का, इसका नाम है नफ्ताली बेनेट। यह भी बहुत बड़ा वाला है, ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ही इस सोच का है। अगर नेतन्याहू जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। दूसरे की सोच भी यही है, ग्रेटर इजराइल बने। इजराइल का कोई नेता ऐसा नहीं है जो कट्टरपंथी सोच का ना हो। अब इसने कहा कि देखिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि तुर्की जो है वो कतर, हमास, अल जुलानी, इन तमाम संगठनों के साथ मिलकर एक कट्टरपंथी सुन्नी संगठन ना बना ले। इसने तुर्की को धमकी दी कि अब चुनाव तुर्की के हाथ में है। तुर्की अगर चाहे शांति से रहना चाहता है तो शांति से रह सकता है, और अगर उसको शांति पसंद नहीं है, अगर किसी तरह का कोई गठबंधन बनाता है, सुन्नी गठबंधन, खुलकर कहा है कि सुन्नी गठबंधन, तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे, फिर हम तुर्की को भी निशाना बनाएंगे। हिजबुल्लाह, इराकी संगठन, ईरान, ये तमाम क्या हैं? इनको शिया संगठन कहा जाता है इजराइल की तरफ से। तुर्की और ये जो अल जुलानी है, इसको भी सुन्नी कहा जाता है। अल जुलानी हुआ, तुर्की वाला हुआ, कतर और हमास, इनको सुन्नी संगठन घोषित किया हुआ है इजराइलियों ने। तो इस तरह से ये शिया और सुन्नियों को आपस में लड़ाते हैं। अभी शियाओं के साथ लड़ रहे हैं, फिर कहा है कि हम सुन्नियों के साथ भी लड़ेंगे तुर्की अगर हमारे सामने आता है तो। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। क्षेत्र में शांति के लिए बहुत सारी बातें हुई और हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई हों। भारत के जहाज निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इन सारे मामलों पर बात शायद हुई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया कि हमने तमाम एरिया में जो चल रहा है उसको लेकर बातचीत की और शांति से हल निकालने की बात की है। शांति बनाए रखने की अपील भी मोदी जी की तरफ से की गई है। बाकी और जो पर्सनल बातें होंगी वो तो शायद नहीं बताई जाएंगी, लेकिन बात हुई है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए हैं। सऊदी अरब के दौरे पर इसलिए गए हैं क्योंकि इनका गठबंधन भी है कि हमारे ऊपर हमला आपके ऊपर हमला माना जाएगा, आपके ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने सऊदी अरब के दौरे पर शहबाज शरीफ गए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को एक और धमकी गई थी कि मैं चाहूं तो 1 घंटे के अंदर पूरे ईरान की बिजली काट सकता हूं। इस पर ईरान के इन्हीं नेता ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 1 घंटे के भीतर ईरान की बिजली काट सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो पूरे क्षेत्र में आधे घंटे में ही पूरी तरह से बिजली कटौती हो जाती और अंधेरा क्षेत्र में भाग रहे अमेरिकी सैनिकों, कर्मचारियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने का एक उपयुक्त अवसर बन जाता। आप हमारे देश की बिजली काटने की बात कर रहे हो, पूरे क्षेत्र को अंधेरे में करके आपके सैनिकों को पकड़ के फिर क्या करते, आप समझ सकते हो। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपने 2 वाणिज्यिक दूतावास खोल रखे थे, एक पेशावर में और एक इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की राजधानी है। पेशावर में उस जगह पर खोला था जो पाकिस्तान के बॉर्डर से अफगानिस्तान के करीब हो। वहां पर भी एक दूतावास था, फिलहाल उसको परमानेंटली बंद कर दिया है, हमेशा के लिए उसको बंद कर दिया है। अब वहां पर जो काम होता था उसको इस्लामाबाद, जो दूतावास है अमेरिका का, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। यहां पर इसलिए बनाया गया था ताकि यहां से अफगानिस्तान पर नजर रख सकें ये लोग, लेकिन अफगानिस्तान ने कैसा भगाया इनको तालिबानियों ने, आपने देखा। यही हालत मिडिल ईस्ट में भी बहुत जल्द इनकी होने वाली है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इनका नाम अकबर गफ्फारी था। ये ईरान के उप खुफिया मंत्री थे। इनकी मौत हो चुकी है। इजराइल ने तेहरान के ऊपर जो हमला किया था उस हमले में ही इनकी जान चली गई। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको अब तबरीज शहर में सुपुर्द खाक किया गया। ये पहले पूर्वी अजरबैजान प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा उपराज्यपाल के पद पर भी रह चुके थे। फिलहाल एक बड़े नेता थे, बड़े मंत्री थे, बड़े अधिकारी थे ईरान के। इनकी मौत हो चुकी है और उनको सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।